नमस्कार, मैं हूं रवि कुमार और आप देख रहे हैं माम बी न्यूज। अभी मैं हूं इटखोरी में और इटखोरी में हमें मिले गए हैं JBKSS के केंद्रीय महामंत्री सूरज दा और उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे जो अभी सहायक पुलिस पर जिस तरह से लाठीचार्ज हुआ है और साथ ही साथ इनके भी जो केंद्रीय उपाध्यक्ष हैं उन पर भी लाठीचार्ज हुआ और पूरी तरह से वो गंभीर हैं, अभी उनके बारे में कुछ जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले स्वागत भी है, कैसे हैं आप? जोहार रविदा, बढ़िया हैं। आप कैसे हैं? आपका तमाम दर्शक को जोहार। और थोड़ा सा अभी हम लोग अच्छे दौर से नहीं गुजर रहे हैं। सबसे पहले वही उसी चीज़ को लिए सवाल को लेकर मैं आऊँगा सूरज दा कि जिस तरह से सहायक पुलिस पर लाठीचार्ज हुई है और लाठीचार्ज के बाद आपके केंद्रीय उपाध्यक्ष जो हैं देवेंद्र नाथ महतो, उन पे भी लाठीचार्ज हुआ और कहीं ना कहीं पता चल रहा है कि वो दिल्ली रेफर हुए हैं, चोट बहुत ज़्यादा गंभीर है। इसके बारे में थोड़ा सा क्लियर कर दें हमारे दर्शकों को। जी, ये सच्चाई है। आज उनका रिम्स से रेफ़र कर दिया गया है, वो दिल्ली एम्स चले गए हैं वो बेहतर इलाज के लिए। यहाँ पे पता नहीं रिम्स में उनका जो इलाज हो रहा था, वो दवा जो खा रहे थे, इम्प्रूवमेंट जिस तरह से होना चाहिए उस तरह से इम्प्रूवमेंट नहीं हो पा रहा था, तो जिसके चलते हमारे कुछ साथी ने चिंता व्यक्त किया कि यहाँ पे इनको ठीक करना थोड़ा लंबा समय लग जाएगा। हालांकि इम्प्रूवमेंट था, लेकिन जल्दी ही रिकवर करने के लिए हम लोगों ने डिसीजन लिया और उनके जो निजी समर्थक साथी थे उन्होंने डिसीजन लिया कि यहाँ से बेहतर इलाज के लिए दिल्ली भेज दिया जाए। तो आज वो सुबह ही दिल्ली के लिए रवाना हो गए और हमको पता लगा है कि वो एम्स में भर्ती भी हो गए हैं। पारा शिक्षक पे लाठीचार्ज, उसके बाद सहायक पुलिस पे लाठीचार्ज, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए रविदा, एक बात मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि सहायक पुलिस पे लाठीचार्ज हो या फिर पारा शिक्षक पे लाठीचार्ज हो या फिर आंगनबाड़ी सेविकाओं पे लाठीचार्ज हो, लाठीचार्ज ये जो होता है, ये मुद्दा जो है वो कहीं ना कहीं एक बात समझ में नहीं आता है कि सरकार जैसे कि आप हमको मारने आइएगा तभी ना हम आपके ऊपर चार्ज करेंगे। अब ज़रा सोचने वाला विषय ये है कि कोई आदमी यहाँ पे लेट गया है, कोई आदमी निहत्था है, उसके पास कोई हथियार नहीं है, कुछ नहीं है, और बिना मतलब के आप उस पर माने कि टारगेट करके आप उसको मार रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये साफ दिखाता है कि आप उस व्यक्ति को मार रहे हैं जो परिचय का मोहताज नहीं है। रांची जैसे झारखंड की राजधानी में जो जहां से उनको लगभग 1,60,000 1.5 लाख वोट मिला है, उस जगह के उम्मीदवार को आप ऐसे बेशर्मी माने कि बेरहमी से मारे हैं कि सोचिए कि वो आदमी निहत्था है। आप वीडियो में देख पा रहे होंगे कि वो आदमी निहत्था है। सहायक पुलिस, तमाम जितने सहायक पुलिस है सब निहत्थे हैं। उसके बाद ये प्रशासन का जो रवैया है, जो उस तरह से उनके ऊपर टारगेटेड करके उनको मारा गया है और आज इस तरह अधमरा करके मारा गया है, आज वो माने ज़िंदगी और मौत के बीच में एक जंग लड़ रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं बहुत ही चिंतनीय विषय है। और ये जो भी पदाधिकारी ने उनको मारा है, चाहे वो इंस्पेक्टर हो, थाना प्रभारी हो या फिर DSP हो, SP हो, चाहे जिस भी रैंक का वो पुलिस प्रशासन ने ऐसा कार्रवाई किया है, ये निंदनीय है। और हमारे संजय दा ने मुख्यमंत्री को भी लेटर लिखा है और राज्यपाल को भी लेटर लिखा है, लेकिन सरकार ही करवा रही है तो उस लेटर का कोई महत्व नहीं है। लेकिन ये रवैया बहुत दिन नहीं चलने जा रहा है। अब सोचिए कि सहायक पुलिस पे लाठीचार्ज, ठीक है, सहायक पुलिस, आप पुलिस डिपार्टमेंट का तो हो सकता है थोड़ा सा अड़ गए होंगे, तो चलिए मानते हैं, लेकिन देवेंद्र दा तो कोई अड़े नहीं थे, वो तो सहूलियत से बात करने जा रहे थे और वो तो लेटे हुए हैं। और कोई व्यक्ति लेट जाएगा तो उस पर लाठीचार्ज करने का क्या मतलब है? एक तो उनका शरीर में अपने ही जान नहीं है। ठीक अगले दिन हमारे झारखंड के पारा शिक्षक जब पहुंचते हैं तो उनके ऊपर भी हमने देखा एक वीडियो में कि उनके ऊपर भी लाठीचार्ज किया गया। अब जरा बताइए कि आज तक हमको बता दीजिए कि पारा शिक्षक जितने भी हैं, कभी भी आपने देखा कि ये लोग उग्र होकर कभी कोई आंदोलन किए हैं? नहीं किए हैं। अपनी मांग को, अपनी बात को रखने के लिए ये लोग रांची पहुंचते हैं और प्रशासन इन पे लाठी बरसा देती है। मैंने देखा कि पारा शिक्षक के भी हाथ पे, यहाँ पे जो लगा था, उनका हाथ फूल गया था। अब कितना चोट आया था तो इलाज के दौरान उनको पता चला होगा। तो ये कहीं ना कहीं सरकार की ये मनसा ही समझ में नहीं आ रही है कि सरकार सहायक पुलिस के लिए है, सरकार पारा शिक्षक के लिए है, सरकार आमजन के लिए है, या सरकार दूसरा रूप दिखा के इनको प्रताड़ित करने के लिए है। ये अब सरकार पे निर्भर करता है और ये तमाम जो जनता है जो उनको वोट करके सरकार में लाए हैं, ये उन पे डिपेंड करता है कि क्या पुनः फिर 3 महीने बाद जो चुनाव है उसमें भी इनको फिर से मौका दिया जाएगा, फिर से ऐसा सेवा देने के लिए, या फिर कोई एक ऐसे व्यक्ति को सरकार में लाने का प्रयास किया जाएगा जो झारखंड का दिशा और दशा बदलने के लिए प्रयासरत में है। एक तो बड़ी खबर ये भी हम आपको बता दें कि जिस तरह से भाजपा का सरकार था उसमें पारा शिक्षकों पे लाठीचार्ज हुई थी और भाजपा का सरकार कहीं ना कहीं दूर होते नजर आया था झारखंड से। और आज जब सहायक पुलिस पर पुलिस के द्वारा ही हमला किया गया, सोच सकते हैं उन पुलिस द्वारा जिसके साथ सहायक पुलिसों का डेले रहना, खाना पीना और साथ में कार्य करना होता था, उनके द्वारा ही उन्हें पिटवाया गया। उन पर क्या फील हो रहा होगा ये तो अलग बात है, लेकिन पता नहीं आने वाले चुनाव में क्या असर पड़ने वाला है। इसका तो सूरज दा जैसा कहा कि 3 महीने के बाद चुनाव है, वो देखने को मिलेगा। अब हम इस खबर से थोड़ा हट के बात करेंगे कि कैबिनेट में जिस तरह से बजट पास हुआ है, झारखंड के लिए क्या सौगात मिला है हमारे मोदी जी से, हमारे सरकार से क्या सौगात मिला है, इसके बारे में बताएं। झारखंड को बाबा जी का ठुल्लू मिला है।
अब बोलिएगा ऐसा बात, ऐसा मैंने कि अपशब्द हम क्यों बोले कि बाबा जी का ठुल्लू मिला है। ये सच्चाई है। झारखंड से सरकार को सब कुछ चाहिए, झारखंड से केंद्र सरकार को सब कुछ चाहिए। कोयला चाहिए, अबरक चाहिए, एल्युमिनियम चाहिए, तांबा चाहिए, पेट्रोल चाहिए, गैस चाहिए, सब कुछ झारखंड से लेगा। और झारखंड को क्या मिलेगा? बाबा जी का ठुल्लू। बगल का सटा राज्य जो है, जिसके पास कुछ नहीं है बालू और पानी के अलावा, बिहार, उसको 56,000 करोड़ का पैकेज दिए हैं इस बजट सत्र में। आप स्पेशल पैकेज जिसको बोल सकते हैं, 56,000 करोड़ रुपया का। और झारखंड को कौन सी मिला? बाबा जी का ठुल्लू। रहा बात कि आम जन को इन्होंने दिखाया है कि आम जन को लाभान्वित किया है, गरीब किसान को लाभ पहुंचाने का प्रयास किया है, आम जन को लाभ पहुंचा। तो जरा हमारे जो वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण जी, जरा ये भी बजट सत्र में क्लियर करती ना कि किस सेक्टर को क्या मिला। आप एक चीज़, एक अमाउंट दिखा दे रहे हैं कि इतना करोड़ इस चीज़ में, इतना करोड़ इस चीज़ में, इतना, जरा उसको एक्सप्लेन करके पूरा बारीकी से बताना चाहिए था ना कि किस तरह से इन सब चीज़ों तक, मान लीजिए आम जन तक ये तमाम चीज़ें पहुंचेगी। वो नहीं पता चलता है, वो सिर्फ घोषणा पत्र में ही घोषणा बन के रह जाता है। जैसे कि तमाम, आज तीसरा टर्म 3.0 मोदी जी का चल रहा है सरकार। आप 2019 से आप देख लीजिए, 2014 से देख लीजिए। 14 में जो उनका आया कमिटमेंट वो फेल हो गया, 19 में कमिटमेंट आया वो फेल हो गया, और कल पुनः एक कमिटमेंट किए हैं वो भी फेल हो जाएगा। अब जरा सोचिए कितना बढ़िया लॉजिक है। गाड़ी को सस्ता किया गया है, सोचने वाला विषय है। गाड़ी को सस्ता किया गया है, सोना चांदी को सस्ता किया गया है। अब हमको जरा आप ही बता दीजिए, पत्रकार महोदय, आप ही बता दीजिए कि कितना किसान और कितना मध्यम वर्गीय परिवार और कितना लेबर इस योजना का लाभ ले सकते हैं। कितना इलेक्ट्रिक ईवी कार को खरीदने में सक्षम है और कितना सोना चांदी खरीदने में सक्षम है। यहाँ मनरेगा कर्मी आज पिछले 5 दिनों से, शायद 3 दिनों से हड़ताल पे बैठे हुए हैं। उनकी पहल कोई सुनने के लिए, मनरेगा तो आखिर केंद्र का योजना है ना, तो मनरेगा के बारे में सोचना चाहिए था। तो मनरेगा को इतना पैसा दिया गया है, लेकिन मनरेगा कर्मी पिछले 4 दिनों से बैठे हुए हैं हड़ताल पे। तमाम मनरेगा का काम ठप पड़ा है। आपको बता दे रहे हैं कि मैंने भी एक बागवानी लिया है, मैंने अपना पूंजी लगभग 30,000 रुपया से ऊपर इन्वेस्ट कर दिया है। ना ही मुझे वो पैसा मिल रहा है, ना ही मुझे पौधा मिल रहा है, और ना ही किसी तरह का कोई लाभ मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं हम, मेरे पास, चलिए हम, मेरे पास 2-4 रुपया कमाने का सक्षम थे, हम कमा के पैसा को लगा। लेकिन जरा सोचिए कि अगर आम इंसान को अगर मनरेगा का काम लिया होता और उसको 30,000 लगा के, वो कहाँ से लाता 30,000 रुपया? तो इस चीज़ को सरकार नज़र नहीं ले रही है, इस चीज़ को संज्ञान नहीं ले रही है। संज्ञान क्या ले रही है कि इलेक्ट्रिक गाड़ी सस्ता हो गया। तो कै गो इलेक्ट्रिक गाड़ी हमारे खोरी चौपारण मजूरन में आएगा, वो तो समय बताएगा। तो सरकार बेशर्मी का हद पार करते जा रही है। अब इसमें और क्या बोलना है, वो आने वाला समय में जैसे जैसे बजट का जो लागू होगा, जैसे जैसे समय बीतेगा, वैसे वैसे सरकार 2,000 रुपया हर एक 3-4 महीना में, किसान समृद्धि योजना, और बोरा DAP का खरीदिए 1,500 रुपया में। उसी तरह आपको बीज का मूल्य आप देख लीजिए। अभी धान आप खरीदने जाएं, धान का सीजन आने वाला था, भगवान नहीं गिने, नहीं तो रोपा हो जाता। अभी धान खरीदने जाइए आप बीज भंडार में, तो जो धान का कीमत आज से लगभग 10 साल पहले हाइब्रिड धान का कीमत 150 रुपये किलो होता था, आज वही धान का कीमत लगभग 450 रुपये किलो है। और हमारे जो केंद्र सरकार ने मिनिमम समर्थन मूल्य जो लागू किया है, वो क्या किया है, 1900 रुपया से उठा के 2200 रुपया किया। जरा सोचिए कि कितना % का इंक्रीजमेंट है, और धान का जो बीज है उसमें कितना % का इंक्रीजमेंट है। और इनके जो भी गांव देहात में जैसे कि जो कृषि मित्र होते हैं, वो पता नहीं सरकार से जो भी चीज़ उनको मिलता है देने के लिए, वो अपने खा जाते हैं। कोई किसान तक ये चीज़ नहीं पहुंचता है, चाहे वो आपका क्या बोलते हैं किसान मित्र के थ्रू से हो, चाहे वो अन्य साधन से हो, किसान तक कुछ नहीं पहुंचता है। किसान बेबस और लाचार है 400 रुपया बीज किलो खरीदने के लिए। तो DAP लाचार है किसान 1,500 रुपया बोरा खरीदने के लिए। तो कहीं ना कहीं सरकार किसको लाभ पहुंचाना चाह रही है? बड़े बड़े उद्योगपति को टैक्स में छूट दे रही है। आप क्या को ITR फाइल करते हैं, हम क्या को ITR फाइल करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये छलावा है, और ये छल रही है। इस बार इलेक्शन में, चाहे वो केंद्र का इलेक्शन हो या विधानसभा का इलेक्शन हो, जनता धीरे धीरे समझ रही है। और खुद हम देख रहे थे कि बहुत सारे BJP के जो समर्थक थे, जो BJP के माने कहिए कि भक्त थे, उनका ट्वीट पढ़ रहा था, मैं पढ़ रहा था, उसमें वो विरोध उत्पन्न कर रहे थे कल के बजट को लेके। तो बहुत जैसे जैसे ही लोग समझेंगे, खुद समझ में आते जाएगा, काहे कि नफ़ा नुकसान तो हमको और आपको ही होना है, ऊपर वाले को तो नहीं होना है। चलिए, धन्यवाद सूरज जी। इन्होंने बहुत सारी बातें बताई, और बजट के बारे में इन्होंने साफ कर दिया कि झारखंड को बजट में कुछ नहीं मिला है। गरीबों के लिए ना तो वो कार ले सकते हैं, और ना ही वो बड़ी बड़ी सपने देख सकते हैं। तो झारखंड के लिए कुछ नहीं मिला। और वहीं इन्होंने ये भी बता दें आपको कि देवेंद्र नाथ महतो के बारे में बताया, जो दिल्ली रेफर हुए हैं। देवेंद्र नाथ महतो ने अपने वीडियो में बताया कि 10 दिनों से 15 दिनों से सहायक पुलिस धरने पर बैठे हुए थे अपने मांगों को लेकर। उन्हें उनकी बेबसी को देखकर मैं भी उनकी मांगों में शामिल हुआ, और शामिल क्या हुआ, उन्हें मैं उनके सहयोग करने गया। और वहीं
वहीं पे लाठीचार्ज हुआ और उसके बीच में ये हादसा हुआ है। जिस तरह से देवेंद्र नाथ महतो जी अभी पूरी तरह से गंभीर है, आने वाला समय बताएगा वो कैसे रहेंगे। अभी दिल्ली उन्हें रेफर किया गया है, एम्स में है ना भैया, एम्स में रेफर किया गया है। आने वाले समय में सूरजदास से उनकी जानकारी लेंगे और इसी तरह के खबरों से मैं रूबरू कराता रहूँगा। तो कैसा लगा खबर ये जरूर बताइएगा। मैं हूँ आपका रवि कुमार और आप देख रहे हैं मामबी न्यूज़।